हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे भंवर धाराएं। भंवर धाराएं इस वीडियो में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। भंवर धाराओं को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे फौकॉल्ट धाराएं के नाम से जानते हैं। भंवर धाराओं को फौकॉल्ट धाराएं के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में अगर कहें तो ईडी करेंट्स और फौकॉल्ट करेंट्स। ध्यान से समझिएगा, भंवर धाराएं को ईडी करेंट्स और फौकॉल्ट करेंट के नाम से जानते हैं। ये भंवर धाराएं के बारे में सबसे पहले सन 1875 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया था। फोको नामक वैज्ञानिक, जिसको हम लोग फौकॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? फौकॉल्ट या फोको नाम से जानते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सन 1875 ईस्वी में फोको नामक एक वैज्ञानिक ने भंवर धाराओं के बारे में बताया। ये भंवर धाराएं क्या है? तो कहेंगे भंवर धाराएं किसी भी धातु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी भी धातु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित धारा, किसी भी धातु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित धारा उस धातु में उत्पन्न प्रेरित चक्रवर्ती धाराओं को, उस धातु में उत्पन्न प्रेरित चक्रवर्ती धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, भंवर धाराएं किसे कहते हैं? तो कहेंगे ये भंवर धाराएं के बारे में सबसे पहले सन 1875 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी भी धातु से संबंध उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित धारा उस धातु में उत्पन्न प्रेरित चक्रवर्ती धाराओं को ही हम भंवर धाराएं कहते हैं। इस भंवर धाराओं के बारे में फौकॉल्ट नामक यानी कि फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इस भंवर धाराएं को हम फौकॉल्ट धाराओं के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से समझिए, फौकॉल्ट धाराओं को नाम से कैसे जानेंगे? क्योंकि फौकॉल्ट नामक वैज्ञानिक, जिसको फोको भी हम लोग बोलते हैं, फोको नामक वैज्ञानिक ने सन 1875 ईस्वी में इस भंवर धाराएं के बारे में बताया था, इसलिए इस भंवर धाराओं को हम फौकॉल्ट धाराएं के नाम से भी जानते हैं। फौकॉल्ट धाराएं की जो दिशाएं होती है, इस दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम लेंज के नियम का प्रयोग करते हैं। मीन्स लेंज के नियम से हम फौकॉल्ट धाराएं की दिशा बता सकते हैं। तो इस तरह से ये फौकॉल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था, तो इसे हम फौकॉल्ट धाराएं या भंवर धाराएं कहते हैं। अगर हम जनरल तरीके से बात करें तो आप सभी भंवर धाराएं के बारे में जानते होंगे। हम जनरल लाइफ से बिलोंग करने वाली कुछ घटनाएं की बात करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि बवंडर आ रहा है। बवंडर क्या है? वो हवाओं का धाराएं हैं। क्या है? हवा क्या करता है? जहां पर मीन्स तापमान बहुत कम, यानी कि जहां पर दाब बहुत कम होता है, तो वहां पर बवंडर उत्पन्न होने लगता है। बवंडर गोल गोल उत्पन्न होने लगता है, तो उसको भंवर बोलते हैं। भंवर बहुत प्रकार का हो सकता है। वायु का भंवर मीन्स हवा का भंवर हो सकता है, पानी का भंवर हो सकता है, और धारा का भी भंवर होता है। तो हम यहाँ पे धारा की बात करते हैं। धारा का भंवर कैसे होगा? आप जिस तरह से जानते हैं कि पानी का बवंडर एक जगह उत्पन्न होने लगता है, ऊपर तक जाता है, ठीक उसी तरह से धारा का भी भंवर होती है। तो किस तरह से, आपको हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो इस तरह से भंवर धाराएं तो आपको समझ में आया होगा। इसका परिभाषा, जो परिभाषा नहीं समझे एक बार फिर से समझ लीजिए कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं, भंवर धाराएं के बारे में किसने बताया, भंवर धाराएं का किस तरह से उत्पादन किया जा सकता है, इसके बारे में आप फिर से समझ लीजिए। फिर से हम बताने जा रहे हैं कि भंवर धाराओं को सबसे पहले किसने बताया था? तो फौकॉल्ट नामक वैज्ञानिक, जिसको फोको हम बोलते हैं, साइंटिस्ट, फौकॉल्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कब बताया था? तो सन 1875 ईस्वी में बताया था, जिसके कारण इस भंवर धाराओं को ही हम फौकॉल्ट धाराएं के नाम से जानते हैं।
अब सवाल ये है कि भंवर धाराएं है क्या, तो कहेंगे किसी भी धातु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित धारा, किसी भी धातु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित धारा उस धातु में उत्पन्न प्रेरित चक्रवर्ती धाराओं को ही हम भंवर धाराएं कहते हैं। उस धातु में उत्पन्न प्रेरित चक्रवर्ती धाराओं को ही क्या कहेंगे, हम भंवर धाराएं कहते हैं। इस भंवर धाराएं के बारे में सबसे पहले फौकॉल्ट ने बताया था, इसलिए इसे हम फौकॉल्ट धाराएं के नाम से भी जानते हैं। इस फौकॉल्ट धाराएं की दिशाएं जो होती है वो लेंज के नियम से दी जाती हैं। लेंज का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ठीक जिस तरह से लेंज के नियम की दिशाएं होती थी उसी तरह से भंवर की दिशाएं भी होती है। अब इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कि भंवर धाराएं किस तरह से उत्पन्न होती है। आप तो जानते ही हैं कि पानी की धाराएं जो उत्पन्न होती है उसमें भी भंवर होती है, हवा में भी भंवर होती है, जिसे हम लोग बवंडर के नाम से जानते हैं। आप लोग भी जानते हैं बवंडर ऊपर मीन्स गोल 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 ऊपर उठने लगती है। ठीक उसी तरह से किसी भी धातु में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। उस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें क्या होता है कि भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती है। और यदि हम उस किसी धातु पर अगर कोई दूसरी धातु रखते हैं तो भंवर धाराओं के कारण वो धातु की प्लेट जो होती है ऊपर उठने लगती है। जिस तरह से भंवर आती है तो कोई भी वस्तु भंवर में आती है तो वो क्या होता है, उसी में ऊपर उठने लगती है। तो ठीक इसी प्रकार अगर किसी धातु में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं और उसमें यदि उसके ऊपर अगर कोई प्लेट धातु का रख देते हैं तो उसमें जब भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो भंवर धाराएं के कारण वो धातु की प्लेट भी ऊपर उठने लगती है, तो जिसे हम बोल देते हैं ये भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। तो फिगर के माध्यम से आप समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई प्लेट है, क्या है, कोई प्लेट है। इस तरह से हम इसको बना दिए, ये आप समझ सकते हैं, ये आपका प्लेट है। अब इस प्लेट में अगर हम बात करें कि अगर हम इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, क्या प्रवाहित कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो इसके अंदर जो होती है गोल गोल इस तरह से भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती है। क्या उत्पन्न होने लगेगी, भंवर धाराएं। ये भंवर धाराएं ऊपर की ओर इस तरह से जाएगी, ध्यान से समझिएगा। ये भंवर धाराएं जो है इस तरह से ऊपर की ओर जाएगी, तो इसको हम लोग भंवर धाराएं बोल देते हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये धातु की प्लेट है, जिसको हम लोग धात्विक प्लेट के नाम से इसको हम लोग लिख लेते हैं, धात्विक प्लेट ये है। और ये जो है वो भंवर धाराएं है, क्या है, भंवर धाराएं। और ये भंवर धाराएं कब उत्पन्न होगी, जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तब समरूप चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, जब इसमें इस प्लेट में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसमें एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें एक चक्रवर्ती धारा उत्पन्न होने लगती है। ये चक्रवर्ती धारा को ही हम बोलते हैं भंवर धाराएं। और ये भंवर धाराएं नीचे से ऊपर उठने लगती हैं। अगर इसके ऊपर अगर कोई प्लेट रख देते हैं तो ये ऊपर उठने लगती है। उसी तरह जिस तरह आप खाना बनाते हैं, खाना बनाने के दौरान पानी खौलता है और उसके ऊपर प्लेट रखते हैं, तो उस पानी जब खौलने लगता है तो उसके भाप से जब बर्तन ऊपर उठने लगता है तो हम बोलते हैं गैस के द्वारा उठ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये भंवर के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। किसके भंवर, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर अगर कोई धात्विक प्लेट रखते हैं तो धात्विक प्लेट जो होता है ऊपर उठने लगती है। तो अब हम लोग बात करेंगे भंवर धाराओं का प्रमाण। तो इस तरह से ये तो हो गया। अब इसको प्रमाणित करेंगे कि किस तरह से भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। मिटाने से पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम प्रमाणित करेंगे कि किस तरह से भंवर धाराएं उत्पन्न हम कर सकते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो ये हम आपको मिटा करके इसकी प्रमाणिकता की बात करेंगे कि किस तरह से भंवर धाराएं उत्पन्न हम कर सकते हैं। हम दो केस हम बताएंगे, दोनों केस में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और उत्पन्न होती है तो वो क्या कर सकती है। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा ले रहे हैं। याद रखिएगा भंवर धाराएं के बारे में सबसे पहले कौन वैज्ञानिक बताया था, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भंवर धाराओं के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था और कब बताया था। फटाफट कमेंट करिए। कुछ लोग शांत बैठे हैं, शांत मत बैठिए, कमेंट करिए। फौकॉल्ट नामक या फोको नामक साइंटिस्ट ने बताया था। कब बताया था? तो 1875 में। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग बता रहे हैं, और जो लोग नहीं बता रहे हैं बताने की कोशिश करिए। चलिए तो हम बता रहे हैं भंवर धाराओं का प्रमाण कि किस तरह से प्रमाणित कर सकते हैं कि भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं, उछलती चकती। उछलती चकती, उछलती चकती में हम लिखेंगे क्या? किसी विद्युत चुंबकीय क्रोड पर, किसी विद्युत चुंबकीय क्रोड पर, किसी विद्युत चुंबकीय क्रोड पर एल्युमिनियम की एक चकती एल्यूमिनियम की एक चकती, चकती का मतलब एक प्लेट कह लीजिए, चकती रखी जाती है, तब जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, तो चकती एक निश्चित ऊंचाई तक, तो चकती एक निश्चित ऊंचाई तक उछलती है। चकती एक निश्चित ऊंचाई तक उछलती है। तो ये कैसे उछलती है? ये भंवर धाराओं के कारण उछलती है। आप इसको ध्यान से समझिए कि मान लेते हैं ये कोई धात्विक प्लेट है, ये हम धात्विक प्लेट बना रहे हैं और इसमें बहुत सारे तार की फेरे लगाए हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारे तार के फेरे इस तरह से लपेट दे रहे हैं, और जैसे इस तार के फेरे लपेट करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो ये चुंबकित बन जाता है। क्या बन जाएगा? चुंबकित बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जैसे इसमें यहां से हम स्विच जोड़ दे रहे हैं, कुंजी है के, और ये जो है स्रोत, ये बताएगा, स्रोत मीन्स ये गैल्वेनोमीटर ये बताएगा कि इसमें धारा जा रहा है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी भी प्लेट को रख देते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस प्लेट को हम इस धात्विक क्रोड पर रख दिए, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्रोड पर। ये है आपका विद्युत चुंबकीय क्रोड, विद्युत चुंबकीय ये क्रोड है, ये आपका विद्युत चुंबकीय क्रोड है। इस विद्युत चुंबकीय क्रोड पर जैसे हम किसी धात्विक एल्युमिनियम की धात्विक प्लेट रखते हैं
और ये जो होता है ऊपर की ओर उठने लगती है। क्या होने लगती है? ऊपर की ओर उठने लगती है। इस तरह से ये हम कर सकते हैं, ये ऊपर उठने लगती है। ये किस लिए उठती है? क्योंकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। धात्विक प्लेट है, ये हम लिख लिए। ध्यान से इसको समझिएगा। ये कोई क्रोड है, उछलती चकती किसी विद्युत चुंबकीय क्रोड पर। ये जो है विद्युत चुंबकीय क्रोड है। ये कैसे विद्युत चुंबकीय क्रोड है? सबसे पहले इसमें बहुत सारे तार के फेरे लपटे हुए हैं। इस तार के फेरे जब लपेट देते हैं तो हम यहां से इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये एक तरह से विद्युत चुंबकीय क्रोड बन जाता है। तो यहाँ पर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि हम इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर किसी भी एल्युमिनियम की प्लेट अगर रखते हैं तो इस एल्युमिनियम की प्लेट को ये क्या करता है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्रोड ये ऊपर की ओर उठाने लगता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से यदि हम चावल बनाते हैं किसी भी तसला में और जैसी पानी उसमें गर्म करके भाप बनता है तो वो भाप क्या करता है, प्लेट को ऊपर उठाने लगता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो इस विद्युत धारा के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही हम धात्विक प्लेट यानी कि एल्युमिनियम का प्लेट अगर रखते हैं तो ये एल्युमिनियम की प्लेट क्या होता है, ऊपर उठने लगती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो है विद्युत चुंबकीय धारा के कारण, इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें एक भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती है। ये भंवर धाराएं क्या करती है, किसी भी धात्विक प्लेट को ऊपर उठाने लगती है। जिस तरह से हम यहाँ एल्युमिनियम का प्लेट रखे हुए हैं, ये एल्युमिनियम का प्लेट क्या कर रहा है कि इसको ऊपर की ओर उठा रहा है। उसी तरह से जिस तरह से कोई भी तसले पर रखे हुए उसका ढक्कन को उठाता है। तो ये प्रमाणित हमारा होता है कब, जब हम इसको लैब में करते हैं। यानी कि लैब में यदि हम इस तरह से करेंगे तो हम प्रमाणित कर लेते हैं कि नहीं भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। यानी कि किसी भी धातु से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित धारा उस धातु में परिवर्तन उसके चक्रवर्ती धाराओं को, इसमें उत्पन्न चक्रवर्ती धाराओं को ही हम भंवर धाराएं के नाम से जानते हैं, जिसे फौकॉल्ट धाराएं भी कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रमाणित हो गया। एक और प्रमाणित हम करेंगे, ये प्रमाणित है किसी दोलन करती धात्विक प्लेट का। सेकेंड में किसी दोलन करती धात्विक प्लेट का मंदन या रुकना। ध्यान से समझिए, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ समझना है कि किसी दोलन करती धात्विक प्लेट का मंदन या रुकना। सपोज दैट ये कोई धातु है और इसको हम बांध करके किसी भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस धातु को अगर हम रस्सी से बांध करके किसी भी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो कुछ देर के बाद ये जो प्लेट है, ये धातु जो है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र वो क्या करता है कि भंवर धाराएं उत्पन्न करती है और भंवर धाराओं के कारण ये जो प्लेट होता है धीरे धीरे रुक जाती है। तो भंवर धाराएं कैसे उत्पन्न होती है? इस धातु में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन उस धातु में परिवर्तित चुंबकीय धाराओं को, उस धातु में उत्पन्न परिवर्तित चुंबकीय धाराओं के कारण उत्पन्न होती है, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। उस भंवर धाराओं के कारण ही जब हम किसी भी धात्विक प्लेट को अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं
तो वो धीरे धीरे क्या होती है, रुक जाती है। तो ये भंवर धराएं के कारण होती है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक जो है ये साउथ पोल है और एक जो है ये नॉर्थ पोल है, और इसमें एक धातु को इस तरह से हम ऐंठन करके लटका देते हैं, तो ये एक समय ऐसा आता है कि ये रुक जाता है। अब हम लोग बात करेंगे भंवर धराओं की हानियां, जिसको अवांछित प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि भंवर धराएं किसे कहते हैं, भंवर धराओं का प्रमाणित यानी कि किस तरह से प्रमाणित करेंगे। तो दो हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें एक आपको बताया कि उछलती शक्ति और दूसरा का कि कोई भी धात्विक प्लेट को अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर लटकाते हैं तो वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो धात्विक प्लेट रुक जाती है। क्यों? क्योंकि भंवर धराएं उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें परिवर्तित भंवर धराएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण कोई भी धात्विक प्लेट को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम उसको लटकाते हैं तो धीरे धीरे वो रुक जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से कोई भी भंवर धराएं किसी भी उपकरण को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे पहला पॉइंट की बात करें तो किसी भी धात्विक ब्लॉक में भंवर धराएं उत्पन्न होने से विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में हानि होती है। याद रखिएगा, कोई भी धात्विक ब्लॉक अगर हम कोई भी विद्युत उपकरण में यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो धात्विक ब्लॉक बार बार प्रयोग होते होते उसमें भंवर धराएं उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण उसमें धीरे धीरे ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, और उस ऊष्मा के कारण उसमें विद्युत ऊर्जा का नुकसान होने लगता है। मीन्स विद्युत ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित होने लगती है और मशीन जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह से कोई भी उपकरण जल्दी खराब होने का डर लगा रहता है। सेकेंड जो है, भंवर धराओं से उत्पन्न हुई विद्युत ऊष्मा मशीन अथवा उपकरण के कुचालन को समाप्त कर देती है। जिस तरह से सपोज दैट ये फैन चल रहा है, तो ये फैन धीरे धीरे चलते चलते क्या होगा कि भंवर धराएं उत्पन्न होती है। इस भंवर धराएं के कारण इसके जो अंदर कॉइल लगे हुए रहते हैं वो धीरे धीरे वो जल जाती, क्योंकि वो गर्म हो जाता है। गर्म होने से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा क्या करती है, जो आसपास कुचालक पदार्थ होती है उस कुचालक पदार्थ को नष्ट कर देती है, जिसके वजह से वो जल जाती है। तो इस तरह से कुचालन समाप्त कर देती है और वो खराब हो जाता है उपकरण। तीसरा जो है, भंवर धराएं अवांछित मंदन प्रभाव उत्पन्न कर देती है। कभी कभी क्या होता है कि जो फैन है या कोई मोटर है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, स्टार्टिंग में बहुत तेजी से चलता है, लेकिन समय होते होते वो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो उसमें धात्विक रोड लगे होते हैं एक बड़े प्लेट के रूप में होते हैं, जिसके वजह से वो क्या होता है, जल्दी नष्ट हो जाता है। लेकिन आजकल जो भी धात्विक प्लेट मीन्स जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज होता है उसमें स्पेशल प्रकार के धात्विक रोड लगा देते हैं। ये पहले क्या होता था कि एक रोड इस तरह से लगा देते थे, लेकिन अब जो है ये जो क्रोड होता है इस तरह से बहुत सारे इसमें क्रोड इस तरह से लगे हुए रहते हैं जो कुचालक की काम करते हैं। अगर एक जल भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये क्या होता है कि बहुत सारे उसमें धात्विक प्लेटें की पतली परत, ये धात्विक प्लेट की पतली परत बहुत सारे लगे हुए रहते हैं, जिसके कारण इसमें जो भंवर धराएं उत्पन्न होती है वो भंवर धराएं ये कुचालक के रूप में उसे नष्ट कर देती है और जो उत्पन्न ऊष्मा होता है उसको ज्यादा उत्पन्न नहीं कर पाती है, जिसके वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जैसे आपका जनित्र हुआ, डायनेमो हुआ या फिर चौक हो गया, ये सब जो है वो जल्दी नुकसान नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें धात्विक क्रोड जो लगे हुए रहते हैं बहुत ही पतली परत
के लगे होते हैं, छोटे छोटे परत लगे होते हैं, जिसके कारण कोई भी आपका जनित्र हुआ, डायनेमो हुआ, ये सब जल्दी नुकसान नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उपकरण बच जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी भंवर धाराओं को कम करना हो तो हम धात्विक रोड को लगाकर, धात्विक रोड को पतली प्लेट के रूप में यूज करके हम उसको कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि किस तरह से भंवर धाराएं हमारे लाइफ में उपयोगी है, उस उपयोग के बारे में जानेंगे। तो इसका आप हानि का एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उपयोग की बात करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसकी उपयोग की बात करेंगे। भंवर धाराओं की हानियां जिस तरह से पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे भंवर धाराओं का लाभ। क्या पढ़ेंगे? भंवर धाराओं की लाभ के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग रेगुलर पढ़ाई करिए, वीडियो आप लोग कोई बीच में आ रहा है, जा रहा है, ऐसा मत करिए। आ गए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। बीच बीच में आइएगा फिर जाइएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भंवर धाराओं के लाभ या अनुप्रयोग। भंवर धाराओं के लाभ या अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ईडी करेंट्स लिख सकते हैं। ईडी करेंट्स, सबसे पहला बात करते हैं, ये प्रेरण भट्टी। क्या है? प्रेरण भट्टी। भट्टी जिसको आप लोग जहां पर बहुत सारे आग जलाए जाते हैं, इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं। इंडक्शन फर्नेस एक तरह से चूल्हा होता है जहां पर आग को गर्म किया जाता है। ये प्रेरण भट्टी क्या होता है? प्रेरण भट्टी भंवर धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरण भट्टी, प्रेरण भट्टी हम लिखेंगे क्या? भंवर धाराओं, भंवर धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। आधारित होता है जिस धात्विक ब्लॉक को पिघलाना है, जिस धात्विक ब्लॉक को पिघलाना है, जिस धात्विक ब्लॉक को पिघलाना है उसे उच्च आवृत्ति वाले, उसे उच्च आवृत्ति वाले, उसे उच्च आवृत्ति वाले परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ब्लॉक में शक्तिशाली भंवर धाराएं प्रेरित होती है। ब्लॉक में शक्तिशाली भंवर धाराएं
प्रेरित होती हैं। प्रेरित होती है मीन्स उत्पन्न होती है। धातु में इस उच्च प्रतिरोध के कारण, धातु में इस उच्च प्रतिरोध के कारण धातु में इस उच्च प्रतिरोध के कारण बड़ी संख्या में ऊष्मा उत्पन्न होती है। बड़ी संख्या में ऊष्मा उत्पन्न होती है। बड़ी संख्या में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा अंततः धात्विक ब्लॉक को पिघला देती है। यह ऊष्मा अंततः धात्विक ब्लॉक को पिघला देती है। ध्यान से समझिए प्रेरण भट्टी क्या है। भट्टी का मतलब होता है चूल्हा, बड़ा आकार में चूल्हा। ये अक्सर जो होता है प्रेरण भट्टी बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है कि किसी भी बड़े धात्विक प्लेट को अगर पिघलाना होता है, किसी भी बड़े धात्विक प्लेट को पिघलाना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रेरण भट्टी में ले जा करके रख देते हैं। उसमें क्या होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती है। उस भंवर धाराएं के कारण उसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न क्या करती है कि उस धात्विक प्लेट को पिघला देती है। इसीलिए जो भी आप देखते हैं कि कोई भी आयरन होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के आकारों में हमें मिलता है। तो बड़े बड़े जो उसका धात्विक प्लेट होता है उसको प्रेरण भट्टी में पिघलाया जाता है और उसके आकार के रूप में जैसा हम आकार चाहते हैं उसको हम मतलब ढाल लेते हैं। तो ये प्रेरण भट्टी, तो हम कहेंगे क्या प्रेरण भट्टी, प्रेरण भट्टी भंवर धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। क्योंकि प्रेरण भट्टी क्या करता है, ऊष्मा देता है। ऊष्मा जितना ही देगा भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, जितना ही भंवर धाराएं उत्पन्न होगी उतना ऊष्मा के कारण कोई भी धात्विक प्लेट गल जाता है, पिघल जाता है। तो जिस धात्विक ब्लॉक को पिघलाना है उसे उच्च आवृत्ति वाले परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब ऐसा नहीं कि आग है उसमें झोंक दिए, अब झोंक देंगे तो उसी में गल जाएगा। तो उसको एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है कि नीचे प्रेरण भट्टी है, उसके ऊपर जो एक चुंबकीय ब्लॉक लगा हुआ रहता है जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम प्रेरण भट्टी मीन्स कोई भी धात्विक प्लेट को अगर ले जाते हैं तो उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उस उत्पन्न ऊष्मा क्या करती है कि उस धात्विक प्लेट को पिघला देती है। तो उच्च आवृत्ति वाले परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है उस धात्विक ब्लॉक को। तो ब्लॉक में क्या होता है, शक्तिशाली भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती है। ब्लॉक में क्या होता है, शक्तिशाली भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती है। धातु में इस उच्च प्रतिरोध के भंवर धाराएं प्रेरित होती है तो हम कहेंगे बड़ी संख्या में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। मीन्स जैसे ही उस चुंबकीय क्षेत्र में धात्विक प्लेट को रखते हैं तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है और भंवर धाराएं के कारण वो क्या करती है, उसमें बड़ी संख्या में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके वजह से वो धात्विक प्लेट पिघल जाती है। तो ये प्रेरण भट्टी है। सिंपली आप समझिए कि जो भंवर धाराएं का उपयोग है वो प्रेरण भट्टी में करते हैं। और प्रेरण भट्टी क्या है, तो एक तरह से बहुत बड़ी चूल्हा होती है जिसमें आग जलता है, उसके द्वारा ऊपर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी धात्विक प्लेट को रखते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस धात्विक ब्लॉक पर, उस धात्विक प्लेट पर बहुत बड़ी संख्या में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जिसके कारण उसमें उत्पन्न जो ऊष्मा होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है और वो ऊष्मा के कारण उस ब्लॉक को पिघला देता है। तो ये था प्रेरण भट्टी। तो याद रखिएगा पहला जो प्रयोग है, पहला जो लाभ है, पहला जो अनुप्रयोग है वो है
कि प्रेरण भट्ठी, जो भंवर धराए का उपयोग है वो प्रेरण भट्ठी में। दूसरा जो है स्पीडोमीटर, सेकेंड जो है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर को हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े देखे होंगे, मोटरसाइकिल चलाए होंगे, तो मोटरसाइकिल में क्या है कि एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जिसमें किसी भी पहिए का क्या करता है कि वो घूमते हुए काउंट करता है कि पहिया जो है वो कितनी बार घूम रहा है। उस जितनी बार अधिक घूमता है वो उतना ही गाड़ी का स्पीड बताता है, जिसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। जनरली आप समझिए कि गाड़ी को स्पीड मापने के लिए हम स्पीडोमीटर यूज करते हैं। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो भंवर धाराएं उत्पन्न करती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्पीडोमीटर किसी वाहन की, स्पीडोमीटर जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान से समझिए, स्पीडोमीटर किसी वाहन की तात्क्षणिक गति मापने का यंत्र है। तात्क्षणिक गति मापने का यंत्र है। इसको समझाने से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिछले बार में बोल रहे थे कि सर टाइम नहीं दिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी फटाफट ले लीजिए। उसके बाद हम ये सेकंड समझाएंगे, 3-4 और है वो आपको क्लियर कर देंगे, तो पूरी तरह से आपका ईडी करेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो हम बात कर रहे थे भंवर धाराएं के अनुप्रयोग का सेकेंड पॉइंट, जिसको स्पीडोमीटर के रूप में जानते हैं। स्पीडोमीटर क्या होता है? तो स्पीडोमीटर किसी भी गाड़ी का स्पीड मापने का यंत्र है। हम बाइक पे बैठते हैं तो बोलते हैं कि 80 के स्पीड में जा रहा है, 40 के स्पीड में जा रहा है। 4 व्हीलर पे बैठते हैं तो बोलते हैं 120 के स्पीड में जा रहा है। रेलगाड़ी पे बैठते हैं तो बोलते हैं 110 या 160 के स्पीड में जा रहा है। तो इस तरह से ये स्पीड है क्या, ये कैसे जानते हैं स्पीड? ये जो चक्का होता है, चक्के के साथ एक चुंबकीय पहिया लगा हुआ रहता है। जिस तरह से पहिया घूमता रहता है, वो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसको क्या करता है, घुमाते रहता है। मीन्स उसमें चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि प्रेरित भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, चक्रवर्ती धाराएं उत्पन्न होती है, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। वो भंवर धाराएं बार बार घूमती रहती है। जितना ही चक्का घूमेगा उतना ही भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये तार लगा हुआ रहता है मीटर में। वो जितना बार घूमती है उतना बार वो काउंट करते रहता है, और जिससे कि हम देखते हैं कि हमारा चक्का इतना स्पीड से घूम रहा है। मीन्स हमारा जो गाड़ी है ये 60 की स्पीड में, 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि हमारा स्पीड जो है कितना है। तो ये स्पीड को जानने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी गाड़ी में स्पीडोमीटर यूज करते हैं। और ये स्पीडोमीटर जो होता है वो भंवर धाराओं पे काम करती है। भंवर धाराओं में कैसे काम करती है? तो किसी भी पहिए में आप ध्यान से देखिएगा, एक चुंबकीय व्हील लगा हुआ रहता है, एक चुंबकीय ब्लॉक लगा रहता है। जिस तरह से पहिया घूमता है वो भी ब्लॉक घूमता है, और जिससे कि प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। उस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। जितना ही वो चक्का घूमता है उतना ही भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीड बताता है। किसी भी गाड़ी की बात करें, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, रेलगाड़ी हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, वो उसका स्पीड बताता है। तो ये स्पीडोमीटर किस पे आधारित है? तो भंवर धाराएं पर आधारित है। याद रखिए, तो स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर एक यंत्र है जो किसी भी वाहन की गति को मापता है। यह किस पर आधारित है? तो भंवर धाराएं, ईडी करेंट्स पर, जिसको फुकॉल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि और 2-3 इसका अनुप्रयोग है, लाभ है, इसके बारे में जान लेंगे। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड का। अब इसको हम मिटाएंगे, उसके बाद थर्ड की बात करेंगे।
अब हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में विद्युत चुंबकीय ब्रेक्स हैं। ये विद्युत चुंबकीय ब्रेक्स क्या होते हैं, किस पर काम करते हैं? जैसे हम लोग भंवर धाराएं पढ़ रहे हैं, ये भंवर धाराएं पर ही आधारित होता है विद्युत चुंबकीय ब्रेक्स। ये विद्युत चुंबकीय ब्रेक्स कैसे काम करते हैं? कोई भी रेलगाड़ी आप देखते हैं तो रेलगाड़ी के पहिए में एक धात्विक प्लेट लगी हुई रहती है, यानी कि पहिए के साथ एक धात्विक प्लेट लगी रहती है। और जैसे ही अगर हमें ट्रेन को रोकना होता है, उस धात्विक प्लेट में क्या किया जाता है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। में से जहां पर ड्राइवर होते हैं वहां पर एक स्विच होता है, जो स्विच दबाते ही एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है कि जो जितने भी पहिए होते हैं उस पहियों में वो भंवर धाराएं उत्पन्न करने लगती है, और वो भंवर धाराएं जो होता है उस पहिए पर पहिया क्या करता है, उस भंवर धाराएं की विरोध करता है। विरोध करने में धीरे धीरे पहिया क्या होता है, रुकने लगता है। तो इस तरह से यह पहिया जो रुकने का काम हुआ वो विद्युत चुंबकीय ब्रेक्स है। तो हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय ब्रेक्स में किसी विद्युत ट्रेन के धुरी, जो ट्रेन का धुरी, ये धुरी होता है जिसमें दोनों चक्का लगा हुआ रहता है, एक ये और इसके बीच में धुरी लगे हुआ रहता है। तो किसी ट्रेन के धुरी के साथ घूर्णन करती धात्विक ड्रम के सिरों पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। ये जैसे ये चक्का है तो ये धुरी पर ये दोनों तरफ क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। और जैसे ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है उसमें क्या होता है कि वो भंवर धाराएं उत्पन्न करने लगती है। तो इससे धात्विक ड्रम में भंवर धाराएं निर्मित होती है। यह धाराएं ड्रम की गति को विरोध करती है, इसलिए ट्रेन की धुरी क्या करती है कि गति का विरोध करती है। जैसी गति का विरोध करती है, एक समय ऐसा आता है कि धुरी क्या करता है, ट्रेन की गति को रोक देता है, मींस चक्का को रोक देता है। तो इस तरह से हमारा चुंबकीय ब्रेक्स काम करता है। तो चुंबकीय ब्रेक्स जो होते हैं किस पर आधारित होता है, तो कहेंगे चुंबकीय ब्रेक्स जो है वो भंवर धाराएं पर आधारित होता है। फिर से एक बार समझिए चुंबकीय ब्रेक्स किस तरह से काम करता है। यदि कोई ट्रेन है, उस ट्रेन के धुरी, किसी भी ट्रेन के धुरी में क्या होता है, धात्विक ब्लॉक लगा रहता है और ये ट्रेन के पहियों के साथ घूमते रहता है। यदि हमें ट्रेन का पहिया को रोकना होता है तो इस ट्रेन की धुरी पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया करता है। वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इस धुरी पर क्या करता है, भंवर धाराएं उत्पन्न करती है। ये भंवर धाराएं उत्पन्न जैसी होती है ये उसका विरोध करता है। मीन्स ये जो मीन्स हम कहेंगे कि ये धुरी है उसका विरोध करती है। विरोध करने के चक्कर में ये पहिया जो होता है धीरे धीरे रुक जाती है, जो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो चुंबकीय ब्रेक्स के रूप में काम करने लगती है। तो इस तरह से चुंबकीय ब्रेक्स हो गया। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है अतितापन। अतितापन को डायथर्मी के नाम से जानते हैं। ये डायथर्मी है क्या? किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य का, किसी भी ऊतक का अगर टेम्परेचर मापना हो, किसी भी व्यक्ति के कहीं भी किसी भी ऊतक का टेम्परेचर यानी कि ताप मापना हो तो वहां पर डायथर्मी हम यूज करते हैं। इसीलिए इसे हम डायथर्मी चिकित्सा के नाम से भी यानी कि अतितापन चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम कहेंगे भंवर धाराओं का प्रयोग मनुष्य शरीर के ऊतकों में तापन को चिह्नित करने में किया जाता है। ऊतकों के तापन में चिह्नित का मतलब हमारा जो ऊतक होता है, जो हमारे शरीर के टिश्यू होते हैं, जिसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं, ये जहां पर अगर हमें मालूम करना है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, उसका ताप क्या होता है, उसको जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, मशीन के थ्रू उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न करते हैं। इस भंवर धाराएं के कारण इसका टेम्परेचर हम माप लेते हैं। इसीलिए इस चिकित्सा पद्धति को अतितापन चिकित्सा पद्धति भी कह देते हैं। तो ये अतितापन जो है वो किस पे आधारित है, तो भंवर धाराएं पर आधारित है। और सबसे लास्ट की बात करें
तो ऊर्जा मापी, ये ऊर्जा मापी क्या है? भंवर धाराओं के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ऊर्जा मापी ये जो है भंवर धाराओं के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ऊर्जा मापी जो होता है सभी के घरों में लगे हुए रहते हैं। आप देखते होंगे कि घरों के बाहर जो है वो मीटर यूज करते हैं। ये मीटर क्या है? ऊर्जा को मापता है कि हम घर में कितना ऊर्जा यूज करते हैं। इस तरह से हमारा घर का बिल भी आता है। तो ऊर्जा जो मापने का सिस्टम है, बिजली तो उसमें जा रहा है, बिजली जा रहा है, वो अपने आप वो मेजर कर रहा है कि हम कितना बिजली यूज करते हैं। उसमें जो मीटर होता है अपने आप, जिस तरह से स्पीडोमीटर बताया है कि जितना ही चक्का घूमता है, जितना ही गाड़ी का पहिया घूमता है, उतना ही उसका मीटर स्पीड बताता है, जिसको हम स्पीडोमीटर के नाम से जानते हैं, जो कि गाड़ी का गति मापता है। ठीक उसी तरह से घर में कितना बिजली यूज करते हैं उस हिसाब से उसमें मीटर फिक्स रहते हैं। उस मीटर के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि जो बिजली यूज करते हैं उस मीटर से क्रॉस करता है, और जितना ही बिजली यूज करेंगे वो मीटर में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। और जितना ही भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, आप देखे होंगे कि 1 2 3 4 बहुत सारे उसमें नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, वो अपने आप रीडिंग करते हुए बढ़ते रहता है। तो इस तरह से हम अपने घरों में कितना बिजली यूज करते हैं उस मीटर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये मीटर मापने का जो यंत्र होता है उसे हम ऊर्जा मापी बोलते हैं, एनर्जी मीटर बोलते हैं। एनर्जी मीटर जो होता है वो भंवर धाराएं पर आधारित होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भंवर धाराएं हैं ऊर्जा मापने का भी एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। तो ये बहुत सारे लाभ हम पढ़ चुके हैं। ये भंवर धाराएं आपका ये खत्म हो चुका है। तो इस भंवर धाराएं का वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो कॉन्सेप्ट के रूप में हम पूरा डिटेल में आपको समझाए हैं। यदि कोई बीच बीच में आए हैं, वो सारे बच्चे इस वीडियो को पुनः दोबारा जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दोबारा वीडियो आप लोग जरूर देखिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछा करिए। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।